नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। साइप्रस यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति भवन में किया गया औपचारिक स्वागत। पीएम मोदी और राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडेस के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चा। पीएम मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड से किया गया सम्मानित। साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रधानमंत्री मोदी हैं 5वें विदेशी राष्ट्राध्यक्ष। पीएम मोदी ने इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों को किया समर्पित। गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 के लिए जारी की अधिसूचना। 2 चरणों में कराए जाने का ऐलान। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026 तक तो बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 तक पूरी होगी जनगणना। गुजरात में आज राजकीय शोक। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मारे गए पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को दी अंतिम श्रद्धांजलि। राजकोट में दी जाएगी अंतिम विदाई। और ईरान ने इजराइल पर किए ताबड़तोड़ हमले। 8 लोगों की मौत। इजराइल ने भी दिया हमले का जवाब। ईरान में पढ़ने वाले भारतीय छात्र छात्राओं के संपर्क में भारतीय दूतावास। और अब सभी खबरें विस्तार से। साइप्रस यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक तौर पर स्वागत किया गया और इस दौरान वहां के राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस ने पीएम मोदी की अगवानी की। पीएम मोदी ने साइप्रस के पहले राष्ट्रपति आर्क बिशप मैकारियोस थर्ड की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया। गौरतलब है कि बीते 23 वर्षों में साइप्रस में किसी भारतीय पीएम की यह पहली यात्रा है। पीएम मोदी ने साइप्रस को भूमध्य सागरीय क्षेत्र और यूरोपीय संघ में एक करीबी दोस्त और एक महत्वपूर्ण भागीदार बताया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडेस के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। और साइप्रस यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान वहां के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने प्रदान किया। पीएम मोदी ने इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि वे इस सम्मान को भारत और साइप्रस के संबंधों के प्रति एक जिम्मेदारी के रूप में इसके महत्व को समझते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों की सक्रिय साझेदारी आने वाले समय में और भी नई ऊंचाइयों को छुएगी। गौरतलब है कि पीएम मोदी का ये 23वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। उन्हें इससे पहले भी विदेशी दौरों पर वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा के दौरान उनके व्यक्तिगत करिश्मे से देश के साथ कई महत्वपूर्ण आयाम जुड़े। उनकी कार्यशैली की मुरीद पूरी वैश्विक बिरादरी पीएम मोदी का हमेशा सम्मान करती है, जिसकी एक बानगी साइप्रस में भी तब देखने को मिली जब उन्हें राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड से सम्मानित किया। ये साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है। यह सम्मान केवल मेरा नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। उनके सामर्थ्य और आकांक्षाओं का ये सम्मान है। ये
हमारे देश के सांस्कृतिक भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। मैं ये अवार्ड भारत और साइप्रस के मैत्रीपूर्ण संबंधों को, हमारे साझा मूल्यों और हमारी पारस्परिक समझ को समर्पित करता हूं। इससे पहले अप्रैल के महीने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान उन्हें वहां के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान प्रदान किया था। किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला श्रीलंका का ये सर्वोच्च सम्मान था। इस अवार्ड से किसी भारतीय नेता को पहली बार सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री को अब तक 23 शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। अलग अलग देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर ग्लोबल लीडर के तौर पर पीएम मोदी की भूमिका को सम्मानित करते रहे हैं। पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया। पीएम मोदी द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। नवंबर 2024 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर प्रदान किया। प्रशस्ति पत्र में कहा गया कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। पीएम 56 वर्षों में पहले ऐसे विदेशी नेता रहे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। उसी माह गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम को देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। यह अवार्ड विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा और वैश्विक समुदाय के लिए असाधारण सेवा के लिए दिया गया। उसी दिन पीएम को डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार सौंपा। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर कोविड-19 महामारी के दौरान मदद और रिश्तों की मजबूती में योगदान के लिए दिया गया। दिसंबर 2024 में कुवैत ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। कुवैत के अमीर मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने पीएम को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। अब तक चुनिंदा वैश्विक नेताओं को ही ये अवार्ड मिला है। इस साल भी पीएम को ग्लोबल अवार्ड से नवाजे जाने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों बारबाडोस ने प्रधानमंत्री को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया। वहां के राष्ट्रपति ने यह पुरस्कार प्रदान किया, जिसे पीएम की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने प्राप्त किया। इसी वर्ष 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में पीएम को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने पीएम को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया। किसी भारतीय को पहली बार यह सम्मान प्राप्त हुआ है। इन अवार्ड्स और ग्लोबल लीडर के तौर पर शोहरत के पीछे सबसे बड़ी वजह है पीएम का विजन, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और शांति संवाद का विजन। संघर्ष ही नहीं, पर्यावरण संकट और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों को लेकर भी पीएम का संदेश साफ है। समाधान के लिए सब साथ आएं, मिलकर प्रयास करें। आधुनिक तकनीक हो या विकास की डगर, पीएम ग्लोबल साउथ सहित सबको साथ लेकर आगे बढ़ने पर बार बार बल देते रहे हैं। यही वो दृष्टिकोण है जिसे पूरी दुनिया न केवल सम्मान से देखती है, बल्कि इससे मानवता का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में भी मदद मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड उनको मिल चुके हैं तमाम विदेशी दौरों के दौरान, और अब जबकि प्रधानमंत्री इस वक्त साइप्रस में हैं और अब से कुछ देर पहले दोनों नेताओं ने, साइप्रस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री ने एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी किया। उसमें बहुत सारी अहम बातें की गई। हम इस पर चर्चा करेंगे और हम बताएंगे आपको कि ये जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साइप्रस का, वो किन मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर संदीप त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, डॉक्टर संदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और डॉक्टर संदीप, आपसे सबसे पहला सवाल, जब प्रधानमंत्री ने इस वक्तव्य जारी किया उसमें उन्होंने ये कहा कि ये भारत और साइप्रस के संबंधों के लिहाज से एक नए अध्याय की आज से शुरुआत हुई है। आपसे सबसे पहली टिप्पणी इसी पर कि इस यात्रा से भारत को क्या कुछ हासिल होने वाला है। थैंक यू सो मच। देखिए, ये वास्तव में एक नया अध्याय है। ये यूं ही नया अध्याय इसलिए है क्योंकि पहली बार हमने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी किसी देश में जाते हैं तो वहां पर अभी हमने देखा, आपने दिखाया कि उनको सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाता है। ये, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये सम्मान मेरा नहीं, पूरे भारतीयों का, पूरे हिंदुस्तानियों का है। तो भारत की जो बढ़ती हुई जो ताकत है, जो भारत की बढ़ता हुआ जो प्रभुत्व है,
इस पूरे ग्लोबल ऑर्डर में जब पूरी दुनिया धड़ों में बटी हुई है, उस वक्त भारत सहमति, संवाद और डिप्लोमेसी की बात करता है, भारत शांति की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 5-6 वर्षों में जिस प्रकार से हिंदुस्तान ने, हमने देखा कि कोविड के टाइम से हमने वैक्सीन मैत्री चलाई थी और छोटे छोटे देशों को जिस प्रकार से हिंदुस्तान ने सहयोग किया था, तो मुझे लगता है इस तरह की जो अप्रोच है, ये ह्यूमैनिटेरियन जो अप्रोच हिंदुस्तान का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होता है, वो आपने श्रीलंका को दिखाया, आपने अभी रिसेंटली साइप्रस में भी जो आज का आपने दिखाया ही, तो कह सकते हैं कि एक तरह से ये जो अप्रोच है, ये बायलैटरल रिलेशन से कहीं बड़ा कैनवास लेकर चलता है, पहला। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि साइप्रस का भारत का जो संबंध है, बहुत ही हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल लिंकेजेस हमेशा रहा है। और हमने क्या किया है कि दोनों देशों का यदि इतिहास में आप देखें तो दोनों देशों के जो कल्चरल लिंकेजेस, जैसे कि प्लूरलिज्म वहां पे प्लूरलिज्म, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री, वो डेमोक्रेटिक कंट्री हमें, तो एक तरह से दोनों का आइडियोलॉजिकल जो कन्वर्जेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आतंकवाद के खिलाफ साइप्रस की जो आवाज रही है, वो हमेशा एक मजबूती के साथ साइप्रस खड़ा रहा है। हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय साइप्रस ने जो आवाज दी थी, आज ये वही वक्त है कि हिंदुस्तान आज इस वक्त जब साइप्रस को लगातार टर्की अपने एक्सपेंशनिज्म से, अपने विस्तारवाद से चोट पहुंचा रहा है, वो साइप्रस जो मेडिटेरियन का, ईस्टर्न मेडिटेरियन सी का एक शांत प्रिय देश है, वो साइप्रस जो कि यूरोपीय यूनियन का गेटवे कहा जाता है, वो साइप्रस जो भारत के अखंडता, संप्रभुता की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहा है, और वो साइप्रस जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, कश्मीर हो या यूएनएससी हो, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल हो, हर जगह भारत के लिए आवाज उठाया है। और यही कारण है आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब अभी एड्रेस कर रहे, संबोधन कर रहे, तो उन्होंने कहा था कि ये यूरोपीय यूनियन में 2026 में जिस प्रकार से अध्यक्षता करेगा, तो भारत की हितों को, भारत की आवाज को, भारत की चिंताओं को, भारत के सामूहिक चिंताओं को यूरोपीय यूनियन में और मार्ग प्रशस्त होगा, हमारे रिलेशन और सीमेंटेड हो गए। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता सिर्फ ट्रेड का नहीं है, सिर्फ डिप्लोमेसी का नहीं है, और सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत एक बड़ा बाजार होने के साथ साथ दुनिया में एक ऐसा इकलौता राष्ट्र है जो ट्रस्टेड पार्टनरशिप की बात करता है, जहां संबंध का आधार विश्वास होता है। और वही कारण है कि छोटा जरूर है साइप्रस, साइज में छोटा हो सकता है, लेकिन उसकी जो भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए भी और क्षेत्रीय संतुलन के लिए भी। और भूमध्य सागर में, जबकि हम जानते हैं कि साइप्रस की जो जियोलॉजिकल पोजिशनिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईमेक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक स्कीम चल रही है, और उसमें किस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि आईमेक जो है वो शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये उनकी एक इच्छा है कि ये आईमेक इस तरह से आगे बढ़े। सर, समय इतना ही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हमारे साथ फॉरेन मामलों की जानकारी इस पूरी बातचीत में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अगली जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जनगणना 2027 2 चरणों में कराई जाएगी। जनगणना 2027 1 मार्च 2027 तक पूरी कर ली जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 होगी। जनगणना की प्रक्रिया अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू हो जाती है। इससे पहले केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक उच्चस्तरीय बैठक में आगामी जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की थी। जनगणना 2 चरणों में कराई जाएगी। पहले चरण में यानी मकान सूचीकरण और मकानों की गणना होगी, और उसमें प्रत्येक परिवार की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी। और इसके बाद दूसरे चरण यानी कि जनगणना में प्रत्येक घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य जानकारी कलेक्ट की जाएगी। जनगणना में जाति जनगणना भी की जाएगी। जनगणना कार्य के लिए लगभग 34 लाख गिनती करने वाले लोग और पर्यवेक्षक के साथ ही लगभग 1.3 लाख जनगणना पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। जनगणना 2027 मोबाइल ऐप का उपयोग करके डिजिटल माध्यम से की जाएगी। लोगों को स्वगणना का प्रावधान भी उपलब्ध कराया जाएगा। ये जनगणना प्रक्रिया शुरू होने के बाद से 16वीं जनगणना है और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया।
तो किस तरह से वो सारी चीज़ें और जनगणना की जो प्रक्रिया है वो 2 चरणों में कराई जाएगी। पहले मकानों की गणना और उसके बाद दूसरे चरण में लोगों की गणना, उसके बाद सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति की गणना कराई जाएगी। लाखों लोग इसमें शामिल होंगे और जो तमाम जो पदाधिकारी है वो इसमें शामिल होंगे और इसमें जाति की भी गणना की जाएगी। तो जनगणना के साथ साथ जाति की भी गणना की जाएगी। क्या है इसके मायने? हमारे साथ हमारे बहुत ही खास मेहमान एक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर सुधीर सिंह हैं जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। कैसे देखते हैं केंद्र सरकार के इस फैसले को, अब जबकि अधिसूचना जारी कर दी गई है, जनगणना और जाति गणना भी होगी, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जनगणना तो होती ही रहती है, बहुत सालों से हो रही है जनगणना, अंग्रेजों के जमाने से हो रही है। ये पहली बार होगा कि जाति जनगणना पूरे भारत में हो। अंग्रेजों के जमाने में एक बार शायद हुआ था जाति जनगणना, लेकिन उसके आंकड़े उस तरह से उपलब्ध नहीं हैं। आजकल टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ गई है। इस परिप्रेक्ष्य में हम और तमाम डेटा लेंगे लोगों से जनगणना के दौरान, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना हो नहीं पाई। कोरोना के समय शेड्यूल था 2021 में, तो हो नहीं पाई, तो अब वो शेड्यूल हो गया है। 2026 के 1 अक्टूबर से शुरू होगा, बट वो मार्च 2027 से विधिवत माना जाए। तो उसमें हम कई एक ऐसे मानकों को लेंगे जो परिवार के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में कई एक चीजों को निकालेगा, जिससे सरकार को अपनी नीतियां बनाने में मदद मिलेगी और उन नीतियों के आधार पर सरकार योजनाएं बनाएंगी और योजनाओं का क्रियान्वयन भी होगा। तो इस सिरे से भी इस जनगणना का अपने आप में बहुत महत्व है। दुनिया में तमाम जो विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, वो जनगणना कराते हैं और उसके अनुसार अपनी सामाजिक आर्थिक नीतियों का संरचना करते हैं। हम भी उसी दिशा में इस बार के अपने जनगणना में बहुत सारे मानकों को लेंगे, जिससे कि हमको इस दिशा में एक प्रभावी आधार मिले और उसके आधार पर हम अपनी नीतियों का निर्माण कर सकें और उसको लागू भी कर सकें। लेकिन सुधीर जी, ये बताएं कि जनगणना आपने कहा कि चलिए वो तो होती रहती है, जाति गणना भी सरकार कराने जा रही है और जब जाति गणना होगी, SC ST की गणना इससे पहले हुई है, अब बाकी जो जातियां हैं उनकी गणना होगी। उनके जब डेटा आएंगे फिर उनका जो इम्पैक्ट होगा, चाहे वो सोशल इम्पैक्ट कह लीजिए, इकोनॉमिक इम्पैक्ट कह लीजिए, ये जो डेटा होंगे वो किस तरह से केंद्र सरकार को प्रभावित कर सकते हैं, डेटा राज्य सरकार को नीतियां बनाने में, विकास के कार्यों को, किस तरह की सामाजिक स्थितियां इसके बाद बनेंगी, राजनीतिक स्थितियां बनेंगी, क्या कुछ इक्वेशंस होंगे? क्योंकि एक बहुत सारी चीजें उसके बाद निकलकर सामने आएंगी। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जाति जनगणना इस बार होगी, ये एक नई बात है, लेकिन जाति जनगणना नहीं होने के बावजूद भी लगभग सारे राजनीतिक दलों के पास किस लोकसभा क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में कौन सी जाति का क्या नंबर है, कमोबेश ये उपलब्ध है। उसमें बहुत सुधार नहीं आना है, रेडिकल चेंजेस नहीं आने, कुछ गुणात्मक हल्का सा परिवर्तन वो आना तो सर है। 2 ही 3 राज्य हैं, कर्नाटक ने कोशिश की थी, बिहार ने अभी कोशिश की। हालांकि जो जनगणना है वो केंद्र का विषय है, इसलिए उसको जनगणना ना कह के जिन राज्यों ने किया है, जाति सर्वे उन्होंने नाम दिया, क्योंकि ये केंद्र सरकार के विषय में आता है। तो कुछ ही राज्य हैं जो कि किए हैं जनगणना, जाति गणना। तो जी, कर्नाटक ने भी किया है, बिहार ने भी किया। अब इसमें एक ये सवाल है कि दोनों जगहों पर विपक्ष में जो भी पार्टियां उस समय रही, जो जनगणना हुआ उस पर वो सवाल उठा चुके हैं कि जनगणना सही तरीके से नहीं हुई। पॉलिटिकल कारणों से जनगणना को उन सही मानकों को नहीं लिया गया जिन मानकों को लेना चाहिए, और जनगणना राज्य का विषय भी नहीं है। उन्होंने एक तरह से बलपूर्वक ऐसा किया, हठपूर्वक ऐसा किया। लेकिन जब केंद्रीय जनगणना होगी तो केंद्र सरकार के पास इसका मैंडेट भी है और केंद्र सरकार तमाम चीजों को लेगी। निश्चित तौर पर जातियों का इसमें शामिल होना एक नया डेटा देगा और वो डेटा से मुझे लगता है कि एक अच्छी असर दिखेगी, खास करके नीतियों के निर्माण में। क्योंकि जो रिजर्वेशन की राजनीति है उसमें बहुत अंतर नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि जो जाति जनगणना होगी उसके बाद भी जातियों की संख्या कोई अनायास नहीं बढ़ जाएगी,
कोई जाति जो है वो 20% से 80% नहीं होगा, 20 से 25 हो सकता है या 20 से 16 हो सकता है। तो उसमें बहुत सारा अंतर नहीं आने वाला है। लेकिन हाँ, राजनीतिक दलों की एक मांग थी, बहुत सारे सामाजिक आंदोलनों की भी ये मांग थी, तो सरकार ने मान लिया कि चलो इसको भी कराते हैं। लेकिन इसका एक लार्जर फायदा जो हम देख रहे हैं वो ये है कि जो नीतियां बनेगी, उनकी क्रियान्वयन होगी, उसमें किस जाति समूह में कितने गरीब हैं, कितने आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं, कितने जो है माने जो गरीबी की रेखा है उससे भी नीचे हैं, इन तमाम चीजों का जो आकलन है वो भी एक नए सिरे से वो मानक हमें मिलेंगे और उससे हम बहुत अच्छे से उनके गरीबी को हटाने में, उनको इनरिच करने में एक नीति बना पाए। अच्छा ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है, इस पे तो बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में, लेकिन समय की कमी है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस जनगणना के बाद से परिसीमन डिलिमिटेशन का काम भी शुरू होगा और उसके बाद जो स्थितियां बदलेंगी इस जनगणना के बाद से राज्यों का और लोकसभा सीट्स का, उस पे क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, परिसीमन ड्यू है बहुत दिनों से, लेकिन परिसीमन अभी मुझे नहीं लगता कि तत्काल होगी इस जनगणना के रिपोर्ट के आने के बाद। सर 2029 में चुनाव हैं, दक्षिण के राज्यों में 2029 में लोकसभा के चुनाव हैं, 2027 में रिजल्ट आ जाएंगे जनगणना के, तो फिर भी टाइम तो रहेगा कि आप उसको कर सकते हैं। नहीं, मैं दूसरी पक्ष को देख रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, तो अगर अब समय ही नहीं है सर, इस पे बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में कि क्या हाँ, इन मानकों पर आप अगर परिसीमन करेंगे तो दक्षिण के राज्यों को बहुत सारा नुकसान होगा। उनकी जो स्थापित सीटें हैं, सपोज 39 सीटें तमिलनाडु की है तो 35 हो जाएगी, तो वो तो बवाल करेंगे। साउथ के लगभग राज्यों के फिर क्या होगा सर, फिर क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, सरकार क्या करेगी? तो उसमें कोई एक सर्वसम्मति बनानी पड़ेगी और वो सर्वसम्मति बनाने में वक्त लगेगा। तो मुझे लगता है परिसीमन का काम अभी तत्काल संभव नहीं है, उसमें अभी कम से कम 5 साल तो लगेगा जनगणना के रिपोर्ट आने के बाद। चलिए ठीक है, अब क्या कुछ होता है वो तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जनगणना होगी और जनगणना के अंदर ही जाति की भी गणना की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सुधीर सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बहुत ही अहम विषय पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के राहत आयुक्तों, आपदा प्रबंधन सचिवों, नागरिक सुरक्षा, गृह रक्षकों और अग्निशमन सेवाओं और राज्य आपदा मोचन बलों के वार्षिक सम्मेलन 2025 में शिरकत की। अपने संबोधन में अमित शाह ने एनडीआरएफ की प्रशंसा करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि ये एनडीएमए, सीडीआरआई और एनडीआरएफ की बदौलत ही मुमकिन हो पाया है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज पूरा विश्व आपदाओं से चिंतित है, मगर हम सब के लिए आनंद का विषय है कि 10 साल के अंदर एनडीएमए, एनडीआरएफ और सीडीआरआई, ये 3 संस्थाओं ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने के करीब ले जाकर खड़ा कर दिया है। और ये हम सब के लिए बड़ा आनंद का विषय। एनडीएमए ने नीति विषयक संरचना करना, शोध कार्य करना, अनेक प्रकार के अभ्यास के लेखों को लोगों तक पहुंचाना, कई एप्स बनाना और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नीति विषयक विषयों का एनडीएमए ने बहुत अच्छा किया है। में पूरे देश में काफी ख्याति अर्जित की है। और एनडीआरएफ की मैं बात करता हूं तब मेरे ही विभाग के तहत काम करने वाला संगठन है, मगर मैं बेझिझक होकर कह सकता हूं कि पूरे देश में एनडीआरएफ ने अपनी एक छवि बनाई है, ख्याति भी अर्जित की है और सम्मान भी प्राप्त किया है। और एनडीआरएफ के संरचना में एसडीआरएफ का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। एसडीआरएफ के जवानों को एनडीआरएफ के तर्ज पर ट्रेन करने के लिए भी
एनडीआरएफ ने बहुत बड़ा काम किया है। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।